जैसे जब प्रारंभ हुआ किसका, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन, तब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वर्ग में जितनी जातियां शामिल थीं, उन सबकी दशा इतनी खराब थी कि किसी भी जाति के बारे में या किसी भी जाति में शामिल विभिन्न लोगों के बारे में अलग से देखने की कोई जरूरत थी ही नहीं। सबके सब, ठीक है, बहुत खराब दशा में जी रहे थे, सारे के सारे बहुत खराब दशा में थे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें एससी और एसटी इनके पक्ष में, ठीक है, राज्य को कुछ कर सकने की अनुज्ञा दी गई है, परमिशन दी गई है, ठीक है ना। अधिकार नहीं है एससी एसटी का, न ओबीसी का है, किसी का नहीं है। एक परमिशन है स्टेट के पास, अंतर्गत अनुच्छेद 15(4) और अंतर्गत 16(4), ठीक है। एक परमिशन है स्टेट के पास कि स्टेट एससी और एसटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो पिछड़े वर्ग के नागरिक सामने आते हैं, उनके पक्ष में नौकरियों में और जीवन के अन्य क्षेत्रों में आरक्षण कर सके, ये एक अनुमति राज्य को दी गई जब संविधान अस्तित्व में आया। और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, इनको आइडेंटिफाई करने का जो हक है वो किसको दिया, राज्य को दिया, ठीक है। उसके बारे में स्वयं संविधान में कुछ नहीं कहा। लेकिन जहां तक एससी एसटी का सवाल था, तो अनुच्छेद 341, और मेरा ख्याल है एसटी के लिए शायद 342 है, संभवतः, हमें बेयर एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन एससी का तो कंफर्म है 341, उसमें राष्ट्रपति को यह ताकत दी कि हिंदुस्तान की जातियों में से जिन जातियों को वो अनुसूचित करना उचित समझें, उन जातियों को एससी के तौर पर अधिसूचित कर दें, और ऐसे अधिसूचित जातियां शेड्यूल्ड कास्ट मानी जाएंगी और उनकी लिस्ट ऑल इंडिया बेसिस पर तैयार हो जाएगी। तो 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, तब प्रेसिडेंट ने जो लिस्ट तैयार की, उस लिस्ट में जितने लोग शामिल थे, चाहे वे किसी जाति से संबंधित हो, ठीक है, कुछ भी हो, उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत वाकई बहुत खराब थी। तो एक दृष्टिकोण से सोचा गया और यह कहा गया कि एससी और एसटी, इनके भीतर अति पिछड़ा और पिछड़ा या अगड़ा, इस ढंग का कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया जाएगा, और जितने लोग एससी और एसटी में हैं सबको, ठीक है, राज्य के द्वारा की गई विशेष व्यवस्था यदि वो करता है रिजर्वेशन आदि के रूप में, तो उसका लाभ मिलेगा, ये कहा गया। लेकिन जब आज, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त हुए लगभग 70-75 साल हो गए, और उन एससी एसटी जातियों में जो लोग शामिल हैं, उन जातियों में से कुछ लोग बहुत ज्यादा संपन्न हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, तब बात को रिकंसीडर करने की जरूरत पैदा हो गई। जब तक रिकंसीडरेशन की जरूरत नहीं पैदा होगी, तब तक मामले रिकंसीडर नहीं होते हैं। ये है, ये सामाजिक सत्य है, इसको मानना पड़ेगा। इंदिरा साहनी में जो रिकंसीडरेशन था, वो ओबीसी के बारे में था, उस समय इशू ही नहीं था एससी एसटी का।
बाद में इशू पैदा हुआ और एक बार तो मना भी कर दिया, लेकिन आज जब देखने को यह मिल रहा है कि एससी और एसटी की जातियां, जो जातियां एससी एसटी में शामिल हैं, उन जातियों में शामिल लोग, उन जातियों में शामिल अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत अच्छी सामाजिक हैसियत में, तब इसमें रिकंसिडरेशन की जरूरत है कि वे लोग जो उन्हीं जातियों में शामिल अन्य सदस्यों की अपेक्षा बहुत अच्छी सामाजिक और आर्थिक हैसियत में है, जिनमें अब कोई सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक किसी ढंग का कोई पिछड़ापन नहीं बचा, तो उन्हें उन राज्य प्रदत्त लाभों से वंचित किया जाए जो उन्हें इस रूप में अब तक मिलते रहे। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिकंसीडर किया और आपने डिसीजन देखा। और रिकंसिडरेशन जो उन्होंने किया है वो कैसे पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करके किया है। अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे, अगर देखिए, हमने आपको पहले भी चर्चा की थी कि स्टैट्यूट्स, इनके अर्थान्वयन के दो तरीके होते हैं। एक लिटरल शाब्दिक अर्थान्वयन होता है और एक उद्देश्यात्मक या पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ये होता है। शाब्दिक अर्थान्वयन जो लिखा है वो हमने पढ़ लिया, उसका जो सामान्य अर्थ होता है वो हमने समझ लिया और बात खत्म हो गई। उद्देश्यात्मक अर्थान्वयन में हम ये देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूट बना था क्यों बना था और जो बनने का उद्देश्य था उस उद्देश्य को सर्वाधिक अच्छे तरीके से किस अर्थान्वयन, किस इंटरप्रिटेशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, और जिस भी इंटरप्रिटेशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता हो वही इंटरप्रिटेशन उस इंस्टीट्यूट का स्वीकार करना चाहिए। और समय के साथ, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पुराने समय में जो अर्थान्वयन उसका स्वीकार हुआ उससे भिन्न अर्थान्वयन स्वीकार करने की जरूरत यह भी हो सकती है। इसलिए पुराने अर्थान्वयन को हटाया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को एससी एसटी की लिस्ट में जितने लोग शामिल थे वे सारे के सारे इतनी खराब स्थिति में जी रहे थे कि उनमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, इस ढंग का कोई बंटवारा ये किया जाना न्याय संगत नहीं था। लेकिन आज स्थिति ये नहीं है। आज जब ये स्थिति नहीं है और ये सामाजिक वास्तविकता है, ये सामाजिक तथ्य है, और इस सामाजिक तथ्य को अनुभव किया जा सकता है इंपीरिकल स्टडीज के माध्यम से। इंपीरिकल यानी अनुभवजन्य स्टडीज, यानी सर्वे, ठीक है, आपका जो रिसर्च स्कॉलर्स करते हैं टेक्निक लगाकर, सर्वे की टेक्निक लगाकर, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण की टेक्निक लगाकर हम इस सामाजिक तथ्य को भली भांति अनुभव कर सकते हैं। तो जो इंपीरिकल स्टडीज हैं उनके माध्यम से ये जाना जा सकता है कि आज एससी एसटी के संबंध में दृष्टिकोण को बदले जाने की जरूरत है। तो जब सामाजिक वास्तविकता इस ढंग की आई जिसने अर्थान्वयन और सोचने के तरीके में बदलाव, इसकी जरूरत को डेजिग्नेट कर दिया, तब बदलाव आए, ठीक है। और आपने देखा कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि सब अब एससी एसटीज में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा इसका क्लासिफिकेशन करने का हक होगा, और अति पिछड़ों की पहचान करके एक ही जाति में शामिल भिन्न भिन्न लोगों के दो वर्ग बनाए जा सकेंगे एक ही जाति में।
ठीक है, जो लोग शामिल हैं उनमें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अगड़े और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और अति पिछड़े, इस सब की पहचान करके तदनुसार व्यवस्था निर्मित की जा सकेगी। एक चीज खूब, चूंकि प्रसंग चल गया इसलिए बता देता हूं, ये लगातार हम बोलते हैं आरक्षण जाति को नहीं है, जातिगत आरक्षण नहीं है। खूब लिख लें कहीं भी, ये फेसबुकिया मूर्खों की जरूरत नहीं है उनके बातों में पढ़ने की। वर्ग को आरक्षण है, वर्ग को आरक्षण है। और वर्ग, इसकी जो व्याख्या होती है, वर्ग का मतलब होता है लोगों का समूह जो एक जैसी स्थितियों में रह रहे हैं। वर्गों का गठन पेशों के आधार पर हो सकता है। पेशा, जैसे वकालत करने वाले लोग एक वर्ग में रखे जा सकते हैं, शैक्षिक पेशा करने वाले लोग एक वर्ग में रखे जा सकते हैं। और जाति भी एक वर्ग का गठन करती है, क्योंकि एक जाति में एक जैसी सामाजिक स्थितियों में रहने वाले लोग होते हैं। इसलिए चूंकि जाति एक वर्ग भी है, इसलिए जाति को वर्ग के रूप में स्वीकार करके रिजर्वेशन दिया गया। जातीय आरक्षण या जातिगत आरक्षण नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कहा यही है कि बेहतर होगा आप पेशों के आधार पर वर्गों का निर्माण करें, कहा यही है। ठीक है, एमआर बालाजी से लेकर और इंदिरा साहनी तक कहा यही है कि बेहतर होगा कि ये मिसकॉन्सेप्शन खत्म कर दिया जाए और आप जैसे सब्जी बेचने वाले, ठीक है, मांस का व्यापार करने वाले, इस प्रकार से पेशों के आधार पर वर्गों का निर्माण करें। लेकिन अभी तक वो संभव नहीं हुआ और वास्तव में तो जातियां भी पेशों के आधार पर ही बनी थी। ठीक है ना भाई, लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, ठीक है ना, तो बनी तो कामों के आधार पर ही थी। ठीक है, पेशों के आधार पर ही बनी थी। और अब यह अलग बात है कि एक पेशे में पहले, ठीक है, एक ही जाति के लोग होते थे, अब हर पेशे में विभिन्न जातियों के लोग। ठीक है, लेकिन जातियां भी या जातियों के रूप में जो वर्गीकरण हुआ, जो वर्ग बने, वे भी काम के ही आधार पर बने थे। तो रिजर्वेशन के संबंध में एक बात खूब समझ लें, ये जाति के आधार पर नहीं है, ये वर्ग के आधार पर है। ये दिखता आपको जाति के आधार पर है, ये है वर्ग के आधार पर। ठीक है, क्योंकि एक जाति एक वर्ग भी है, क्योंकि वर्ग की डेफिनेशन ही यही है कि ये एक सामाजिक समूह है जिसमें एक जैसी सामाजिक स्थितियों के लोग रहते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं। तो चूंकि आज स्थिति बदल गई, सोचने का दृष्टिकोण परिवर्तित होना चाहिए। तो सामाजिक स्थिति, सामाजिक जरूरत, इसमें बदलाव आया। और चूंकि सामाजिक जरूरत में बदलाव आ गया, इसलिए सोचने का नया दृष्टिकोण यह आया है।